आज के शो में एक माह में महंगाई में 1.15% इजाफा, मजमुई शरह 12.24% हो गई। वफाकी काबीना ने हुकूमत की तीसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था, जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के लिए माली वसाइल आखिर कहां से आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक और इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस हुआ है। एक तीसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम हुकूमत की तरफ से अनाउंस हो गई है। अनाउंस इन द सेंस के काबीना ने मंजूरी दे दी है उसकी। आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब जब खुद अपोजिशन में थे तो उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे, बयान दिए थे, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स टैक्स एंड पिनलाइज द ऑनेस्ट while rewarding the dishonest and the crooks holding back black and undeclared money। यानी जो सही ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उनको पनिश करती है टैक्स एमनेस्टी स्कीम, और जो काला धन रखते हैं उनको रिवॉर्ड करती है टैक्स एमनेस्टी स्कीम। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था, वज़ीर साहब का, जब वो इस वक्त अपोजिशन के अंदर रहनुमा थे। उनके मुख्तलिफ बयान जो माजी में उन्होंने दिए हैं, अभी तो आपने हेडलाइन में सुन लिया, जो आज बयान दिए वो आपने हेडलाइन में सुना है कि उन्होंने कहा है कि जो उनको पहले अनाउंस करना चाहिए था। ये पैकेज क्या है इसकी तफसीलात पे आऊँगा, लेकिन माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टैक्स एमनेस्टी स्कीम जब नून लीग ने अनाउंस की थी तो उन्होंने क्या कहा था, क्या फरमाया था, पहले जरा आपको ये सुनाते हैं। जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले। कितनी दफा एमनेस्टी स्कीम दी गई है, ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। आज जो इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस हुआ नाज़रीन, इस इंडस्ट्रियल पैकेज के अंदर कुछ इंसेंटिव्स हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के हवाले से, यानी दरमियानी और छोटे तबके की इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के हवाले से। कुछ इंसेंटिव्स उन्होंने अनाउंस ये भी किए हैं कि जो सिक यूनिट्स हैं, जो वीक सिक यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको रिवाइव करने या रिस्टोर करने के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। कुछ पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए टैक्स हॉलीडेज 5 साल तक के अनाउंस किए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सब में इंपॉर्टेंट बात है कि जो इन्वेस्टमेंट होगी इंडस्ट्रीज के अंदर, वो उनसे पूछा नहीं जाएगा सवाल कि पैसा कहाँ से आया है, क्या वो काला धन है, नहीं है, और उसको वाइट करने के लिए भी कुछ सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, उनमें रद्द-बदल हुआ है। वो जो सेक्शंस हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एक सेक्शन जिसका ऑर्डिनेंस में जिक्र है वो सेक्शन 59C है, जिसका जो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करता है लॉसेस को सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के। उसके बाद 65H सेक्शन है जो बेसिकली टैक्स क्रेडिट देता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रमोशन। उसके बाद सेक्शन 100F है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसमें अमेंडमेंट्स हैं। और फिर सब में अहम जो सेक्शन 111 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके जो एप्लीकेबल अब नहीं होगा, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होगी, यानी डर्टी मनी, काला धन भी पार्क हो सकेगा इंडस्ट्रियल न्यू और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के अंदर। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो रेट रखा गया है वो 5% का रखा गया है, यानी 5% अक्रॉस द बोर्ड टैक्स रेट होगा। इम्यूनिटी होगी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिगेशन से, और उनकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुतालिक उनसे पूछा नहीं जाएगा। 5% पे इम्यूनिटी उनको हासिल हो जाएगी। इसकी एक कट ऑफ डेट रखी गई है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम के हवाले से एक कट ऑफ डेट थी और वो दिसंबर 2022 की रखी गई है। जो कमर्शियल ऑपरेशन है एमनेस्टी, यानी अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं दिसंबर 2022 से पहले आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस कट ऑफ डेट से पहले, और जून 2024 तक उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है नई यूनिट की स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद अब ये स्कीम आ चुकी है। आपने अभी सुना था वज़ीर साहब का, मैं आपको बताता हूँ कि आज उन्होंने कहा जो था इस पैकेज के बारे में कि ये उन्हें पहले कर देना चाहिए था, और पिछली एमनेस्टी स्कीम के बारे में भी उन्होंने कहा कि इसका जो डायरेक्शन है वो इंडस्ट्रीज की तरफ होना चाहिए था। उन्होंने क्या फरमाया आज के दिन, लेट्स हियर दिस।
ये जो पैकेज आज दिया है ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूँ कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। तो एक तरफ तो सवालात हैं, एमनेस्टी स्कीम वज़ीर साहब की तरफ से दी गई है, लेकिन सब में अहम सवाल इसमें यह है कि क्या IMF इसकी मंजूरी देगा या नहीं देगा, क्योंकि IMF की तरफ से IMF की शराइत में वाज़ेह है कि किसी तरह की एमनेस्टी स्कीम अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकती, लेकिन इसके बावजूद एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस एमनेस्टी स्कीम को लेकर आया जा रहा है। इससे कल के दिन जो अहम ऐलानात हुए, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में कमी, बिजली कीमतों में कमी, जिसका अंदाज़ा बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 अरब या 237 अरब तक टू बी प्रिसाइज जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान में, फिस्कल स्पेस है या नहीं है, उसका पैसा कहाँ से आएगा। और कहा गया है कि IMF की मंजूरी के बाद या IMF को बताकर ही ये पैकेज आया है, लेकिन ज़्यादातर माहिर मईशत अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि शायद नियर टर्म में, यानी कुछ वक्त के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन इसके बाद इसका बड़ा भारी नुकसान है। थोड़ा सियासत की तरफ भी आते हैं। हमने देखा कि कल के दिन जब हमने भी यहाँ पे इस एमनेस्टी स्कीम ये जो पैकेज अनाउंस हुआ था, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात की थी, तो उन्होंने कहा हमारी वजह से हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो साहब का बयान आपको सुनाते हैं, जिन्होंने क्रेडिट लिया है कि हमारे लॉन्ग मार्च की वजह से वज़ीर इमरान खान साहब जो हैं वो ये ऐलानात कर रहे हैं। क्या कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने? लेट्स हियर दिस। आपके 1-2 दिन के मेहनत के नतीजे में, आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। 10 रुपया कम तो किया पेट्रोल की कीमत में। कप्तान जो झुकने वाला नहीं था, कप्तान ने तो बिजली की कीमतों में भी आपको देख के डर के बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए का कमी किया है। मगर ये क्या समझते हैं? क्या ये समझता है कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है? हम इनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते। जब सवाल पूछा गया हुकूमती वज़रा से कि किस तरह से इसको फाइनेंस किया जाएगा, जो पैकेज अनाउंस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से, यानी जो तरक्याती फंड है उसमें से कुछ पैसा काटेंगे। इसके बाद जो कोविड फंड है 1.4 अरब डॉलर का, वहाँ से कुछ डाइवर्ट करेंगे। फिर जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनके डिविडेंड्स हैं, जो मुनाफा है वो इस तरफ डाइवर्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक और जो वजह बताई गई कि क्योंकि FBR ने तकरीबन 260-270 अरब रुपए एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट किया है, तो इस वजह से भी हमारे पास फिस्कल स्पेस आ चुकी है और हम ये कर सकेंगे। आज शाहिदा खान अब्बासी साहब ने भी इससे बात करी है, इस पैकेज के बारे में क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस आल्सो। पता है कि वो तो जाने वाला है और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि जब मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क से दुश्मनी शुरू कर दें अपने इक़्तिदार के लिए, तो फिर मामलात नहीं चलते। ये आखिरी वक्त जब नज़र आ रहा है कि हुकूमत जाने वाली है, तो फिर एक आखिरी झूठ अवाम से बोलकर हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। सियासी माहौल भी इस पर दिलचस्प हो रहा है। वज़ीर साहब इस पर चौधरी शुजा साहब की आदत के लिए पहुँचे, इससे पहले जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ते हुए थे, तो वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हो गए। अपोजिशन पहले मुलाकातें कर रही थी और चौधरी बरदान का घर लग रहा है कि मरकज़ बन चुका था, क्योंकि हर कोई वहाँ जा रहा था। अब वज़ीर साहब खुद वहाँ चले गए। शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर तज़्ज़िया-निगार हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि ये प्रेशर ही कहेंगे आप इसको कि, और कम अज़ कम अपोजिशन की जो लॉन्ग मार्च है या जो भी अदम एतमाद की बात थी, उसने मुतहर्रिक कर दिया है वज़ीर साहब को, और वो अब आज चौधरी साहब के पास पहुंच गए हैं। कल जहांगीर तरीन साहब से रब्ता कर रहे थे, हालांकि जहांगीर तरीन साहब तो पहले से बीमार थे, चौधरी साहब भी बीमार थे, आदत नहीं हो रही थी। तो ये अपोजिशन का ही काम है, ये पैकेजेस, ये एमनेस्टी। देखें, बात यह है कि जिस वक्त कोई हुकूमत जो है वो मुसीबत में आती है, तो वो इस किस्म के ड्रास्टिक मेजर्स जो है वो लेती है, मगर कई दफ़ा ये जो मेजर्स हैं ये इतना लेट लिए जाते हैं कि इनका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने जो है वो नजर नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज चौधरी साहबान को मिल रहे हैं, आज अपने MNAs की जो है उसकी विजिलेंस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं,
आज अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि आज से 3-4 महीने पहले ये एक्सरसाइज कर ली जाती। देखिए, पाकिस्तान में इत्तेहादी हमेशा से ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलर होते हैं। ब्लैकमेलिंग के सर पे ही छोटी छोटी पार्टियां जो है, प्रेशर ग्रुप्स जो है, वो स्टेट के अंदर हुकूमत बनाने वाली पार्टी से अपनी मर्जी के फायदे, अपनी मर्जी के मफादात जो है वो उठाते हैं। खान साहब क्योंकि नए आदमी थे, सियासतदान तो थे नहीं, जोर जबरदस्ती लोगों ने बिठा दिया, शौक था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, बन गए, बैठ गए। तो इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि सियासतदान या पुरानी पार्टियां इस किस्म के ब्लैकमेलिंग करने वाले प्रेशर ग्रुप से किस तरह डील करते हैं, और वो सिर्फ देना ही देना होता है। आप देखें, जरदारी साहब इस वक्त हुकूमत में थे, तो चाहे मौलाना फजलुर रहमान थे, चाहे मुसद्दीक काब थी, रोज कोई ना कोई डिमांड होती थी और रोज प्रेसिडेंट जरदारी उसको पूरा करते थे। हमेशा नहीं बनती थी तो नवाज शरीफ की नहीं बनती थी, वो अपने इत्तेहादियों को कहीं ना कहीं से खुद ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। क्या थोड़ी कमजोरी भी है, थोड़ी कमजोरी भी है, वो बड़े डिसिप्लिन में रहते थे। जरदारी साहब की स्ट्रेटजी थी खुश रखने की, जो मंगता दे छो, जायज नाजायज वाला कोई मामला कोई नहीं। इमरान खान बेचारा वो क्या उसे कहते हैं, गुड और बैड के दरमियान कंफ्यूज जो है हुकूमत करता रहा कि मैंने को करप्शन से पाक भी करना है, मगर क्या करे, करप्ट लोगों को साथ लेके चल रहा है, सिस्टम को कैसे चलाना है। तो ये अगर पहले हो जाता तो बेहतर था। अब तो बिल्कुल ये जो तकरीर जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आज वाली भी और कल वाली भी, वो तो ये नजर आती है कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफी प्रेशर में है और शायद समझते हैं कि हुकूमत चली जाए, और अगर हुकूमत चली जाए और रशिया यूक्रेन की वजह से एक दफा दोबारा पेट्रोल ऊपर जाए, तो जो मैंने 12 रुपए का इजाफा खुद किया था 3 हफ्ते पहले, मैं उसी 12 में से 10 रुपए वापस ले जाऊँ। अच्छा शेख साहब, ये हो सकता है। अच्छा शेख साहब, ये सवाल आपसे पूछना है ब्रेक के बाद, अगर जाते हैं ब्रेक के बाद आपसे मजीद इस पर बात भी करते हैं कि क्या ऑपोजिशन इत्तेहादियों को तोड़ने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा विद इन पीटीआई है या नहीं है, सियासी माहौल क्या कह रहा है, और क्या ये सब प्रेशर में हो रहा है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने जो सियासी माहौल है इस पर गुफ्तगू करी। आज वज़ीर साहब चौधरी साहब के पास गए, PMLQ से मुलाकात हुई है। इस अहम मुलाकात पर शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि कितनी तैयारी अपोजिशन की है, कितनी हुकूमत आपको जो कॉन्फिडेंस नज़र आता है या फिर घबरा गई है, ये सारे सवालात हुए। इंडस्ट्रियल पैकेज की मैं बात कर रहा था, एमनेस्टी स्कीम जो अनाउंस हुई है, कहा जा रहा है कि अब जो सेक्शन 111 है इस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उस ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 65, सेक्शन 59, सेक्शन 100 के बारे में भी कुछ अमेंडमेंट्स इस वक्त प्रपोज की गई हैं। काबीना की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, और इस ऑर्डिनेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पैकेज क्या है और इसकी क्या इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह इसको वेलकम करते हैं नहीं करते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब चेयरमैन BMG ग्रुप प्रोग्राम में साथ मौजूद है। ज़ुबैर साहब, पहले बताएं, क्योंकि बीमार सनतों के हवाले से, नई SMEs के हवाले से पैकेज है, और फिर ये भी है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये पहले कंस्ट्रक्शन के हवाले से आया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि मुझे बहुत पहले इंडस्ट्रीज के हवाले से भी अनाउंस कर देना चाहिए था। आज ये अनाउंसमेंट हुई है, क्या ये काफ़ी है और क्या ये बर वक्त है? ज़ुबैर साहब, मैं समझता हूँ कि अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छी है कि अगर कोई ऐसा पैसा है जो है कि अगर इंडस्ट्री में लग जाता है, जिससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट आज हमारा जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो मुल्क में जो आपका एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म जो है, मैं इन्हें हमेशा से कहता हूँ कि ये दे आर बाय प्रोडक्ट ऑफ द एम्प्टी स्टमक्स। जब तक हम रोजगार लोगों को नहीं देंगे, और गवर्नमेंट कभी भी रोजगार नहीं दे सकती, हमको इस बात को समझ लेना चाहिए। हमें समझते हैं गवर्नमेंट सारी नौकरियां देगी, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर देगा, और प्राइवेट सेक्टर को जब आप खुला छोड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर को जब आप वो साजगार माहौल फराहम करेंगे जिससे इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो मेरा ख्याल है इट इज अ वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट, इसको इन्होंने किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम इनको जरूर करना चाहिए। मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी मैंने थॉरली स्टडी नहीं किया, लेकिन अगर इसमें जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी का पहलू शामिल नहीं होगा, ये कोई भी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप आज जैसे कराची में गैस का हाल है, इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो अगर इंडस्ट्रियां बंद रहेंगी और गैस नहीं होगा और कोई पुरसान हाल भी नहीं होगा और कोई पूछेगा भी नहीं, आज 2 महीने 2.5 महीने हो गए ये इंडस्ट्री नहीं चल रही। तो ये इन चीजों को प्राइम मिनिस्टर को देखने की जरूरत है कि जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जिसको अगर इन फोर्स है,
जो कि एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि लोकल के लिए मसनूआत बना रही है, उसकी क्या पोजीशन है, इसको भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगर देखा जाता, उसको एड्रेस किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा था, ये ऐसा काम था। लेकिन फिर भी आई वेलकम दिस के भाई जो ये जो पॉलिसी आई है। लेकिन वैसा मुझे बताएं ओवरऑल कॉन्फिडेंस कितना शैटर अगर हुआ है कि आप एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स का इस पर, क्योंकि कल से लेके अब तक जो ऐलानात हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जिसके अंदर पेट्रोल की कीमतों में कमी है, बिजली कीमतों में कमी है, उस पर कहां से फाइनेंस होगा, आईएमएफ का रिएक्शन क्या होगा, हमें ये तो बताया गया है कि आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, लेकिन आज ये ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस पे तो पहले ही आईएमएफ कह चुका है कोई एमनेस्टी नहीं आनी चाहिए। तो कहीं आईएमएफ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से खदशात तो नहीं आ रहे इस पर आप लोगों में और दीगर लोगों में, अनसर्टेनिटी तो नहीं प्रिवेल कर रही? आज मैंने प्रेस रिलीज भी दी है और कल अखबार में सारों में छपेगी। मैंने ये कहा है कि मैंने इसको वेलकम किया है जो उन्होंने 10 रुपए कम किए हैं पेट्रोल की कीमतों में। 10 रुपए बढ़ने चाहिए थे, उसकी जगह पे 10 रुपए कम किए, 5 रुपए बिजली में कम किए। ये सारा सर्कुलर डेट के इजाफे का सबब बनेगा और ये तकरीबन 236 बिलियन रुपए 4 महीने में गवर्नमेंट को डॉल आउट करने पड़ेंगे। अब ये 200, अगर आप मिनी बजट की साइज देखें तो तकरीबन 280 अरब रुपए के करीब। उसके अंदर जो जो मामला किए गए, उसके अंदर कई मामला के ऊपर हमने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन पहले मैं ये बात करूंगी, देखिए ये जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है ये तो बहरहाल क्रिएट होगा ना। तो मैंने अगर उन्होंने ये काम किया है कि 10-20 रुपए का फर्क कर दिया और ये 18 रुपए जो है वो गवर्नमेंट अगर निकालेगी अपनी तरफ से और उसको अगर पेमेंट करेगी, तो मैंने कहा उसको कंजर्वेशन स्टेप्स भी लेने चाहिए। आपको ये करना चाहिए जैसे यूरोप में होता है, दुनिया सारे मालिक में होता है कि देखिए आपको फिर आप ऑड नंबर और इवन नंबर की गाड़ी को छोड़ें, एक दिन इवन नंबर की छोड़ें। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनको बड़े जो है ना महीने का कितने लीटर पेट्रोल दिया जाता है, किसी को 600 लीटर, किसी को 400 लीटर, तो स्लैश डाउन करना चाहिए 50% से। और जहां जहां ये बचत हो सकती है उसके प्रोग्राम को फौरी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि 4 महीने के बाद या 8 महीने के बाद हम ये घबराए इस बात पे रहें कि ये हमको ही भुगतना पड़ेगा। देखिए आप ये कह रहे हैं बजट तक, अब बजट का जो खसारा होगा ये जो 270 बिलियन का, ये जो आईएमएफ ने कहा और 270 बिलियन हमने यहाँ लगाया, 236 वापस दे दिए। तो इन सूरतों में, दोनों सूरतों में अगर आप देखें तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मिनी बजट आया था, अगर ये नजरसानी के साथ जो उन्होंने वहां काम किए, जिसको हमने ऑब्जेक्शन किया और जो हमने एडवाइस की थी गवर्नमेंट को जिसको ठीक करें, मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी। आज हमें अगर पेट्रोल बचाना है तो हमें क्या लेके आना है? ऑल्टरनेट एनर्जी लानी है, सोलर और विंड का हाइब्रिड लाना है। अगर उसको लाना है तो अब सोलर के ऊपर उन्होंने मिनी बजट के अंदर 17% टैक्स लगा दिया। कहाँ कैसे मुनासिब था? ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने एलईडी लाइट्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया। अगर विड्रॉल करनी थी तो इनको भी सारों को एक साथ जो है ना विड्रॉल एक पैकेज बना के उसको करते, एक मुस्बत असर डालना है हमने मईशत के ऊपर। ये बात बिल्कुल खान साहब की ठीक है कि हमने इसी मईशत से चीजें निकाल कर अपने आप को दुरुस्त करना है, हमने इम्पोर्ट्स को कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। इन दोनों बातों की बातें मैंने की हैं, उन तमाम की अशद जरूरत है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना चाहिए, हमको रैशनलाइजेशन को भी देखना चाहिए। हमको हर एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे जुबैर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। चेंज ग्रुप ये कह रहे थे कि किस तरह से इस साथ में ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है फराम किया जाए। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे नाज़रीन, जिस ब्रेक के बाद हम आएंगे तो एक बड़ा अहम पैगाम इस कौम के हवाले से, इस कौम के मुस्तकबिल के हवाले से, पोलियो के हवाले से एक कैंपेन स्टार्ट दोबारा हुआ है। आएंगे, आपको बताएंगे, बिलखुसूस बलूचिस्तान पे गुफ्तगू होगी और पोलियो कैंपेन में बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में पोलियो के हवाले से एक अहम पैगाम, पोलियो की कैंपेन दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। यानी मैंने जिस तरह कहा कि बलूचिस्तान में बिलखुसूस तकरीबन 25 लाख बच्चों का टारगेट इस 5 दिन के कैंपेन में किया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर आफ्ताब काकर साहब जो कि पोलियो टीम के सरबराह हैं बलूचिस्तान से, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इनसे पूछूं कि वहाँ क्या मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं और उनका सामना वो किस तरह कर रहे हैं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि पोलियो क्या है और क्यों अहम है कि ये 2 कतरे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आप महफूज बनाएं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पोलियो किस तरह से फैलता है इस बारे में बता देते हैं कि पोलियो वायरस है जो मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल होता है और अंतड़ियों में अफजाइश पाता है। अपनी तादाद में इजाफे के बाद जिस्म के मदाफती निजाम को मुतासिर करता है, जिसके बाद हमारा जिस्म पट्ठों को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे कमजोरी होना शुरू हो जाती है। पोलियो का बाकायदा इलाज ये है कि वैक्सीन पिलाई जाए। 2 कतरे पीने के बाद इंसानी कुव्वत मदाफियत में इजाफा होता है और मुमकिना तौर पर इस वायरस के हमले के दौरान यही 2 कतरे
बच्चों को इस काबिल कर देते हैं कि इनकी कुव्वत मदाफियत इस वायरस का मुकाबला कर सके। यही नहीं, अगर वायरस हमला करने वाला हो तो वैक्सीन में इस कदर कुव्वत होती है कि वो कबल अज वक्त बाखबर कर दे। तो फिर अगर पाकिस्तान को माजूर होने से बचाना है तो पहली सूरत में वैक्सीन की खुराक को यकीनी बनाए ताकि महफूज मुस्तकबिल आपका इस्तकबाल करे। तो 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए हर बार हर बच्चे को। डॉक्टर आफ्ताब काकर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा वहाँ क्या मसाइल हैं बलूचिस्तान में और बिलखुसूस अफगानिस्तान में जो रिसेंट केस आए थे उस वजह से कितना सेंसिटिव है और किस तरह आप इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं और क्या पैगाम देंगे आप कौम को जो सुन रही है आपको? थैंक यू क्या आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल में। बेसिकली इश्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हमने ओवरकम कर लिए हैं। तकरीबन अगर हम सोचें 2014, 13, 12 से कंपेयर करें तो हमारे जो मेजर इश्यूज़ थे रेफ्यूज़ल्स के जो कि मतलब ज़ाहिर बात है वो कम्युनिटी में थोड़ा सा मिसट्रस्ट था, वो हमने ओवरकम कर लिया। अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारा क्योंकि बॉर्डर काफ़ी बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ और तकरीबन पर डे चमन जो बाब दोस्ती जिसको हम कहते हैं वहाँ से तकरीबन आलमोस्ट 30 से 35,000 के करीब लोग आते जाते हैं। और अभी रिसेंट जो लास्ट केस हुआ है वो पख्तिका सूबा जो बिल्कुल हमारे ज़ोब के बॉर्डर के पास है और उससे पहले जो केसेस हुए हैं वो कंदूज था जहाँ पे 3 केसेस साथ के साथ हुए थे। तो अब ऐसा है कि आज भी जब मैं कैंपेन मॉनिटरिंग कर रहा था कोयटा में तो एक एरिया है हमारे पास करीबी कोयटा शहर के अंदर, तो वहाँ पे मैं जब पॉपुलेशन से पूछ रहा था तो वो अक्सर लोग जो हैं वो कंदूज अफ़गानिस्तान से उनका दिल्ली के करीब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी अफ़गान पॉपुलेशन हमारे साथ कोयटा में या बलूचिस्तान में रहते हैं तो उनको हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उनको वैक्सीनेट कर सकें। अब पिछले कैंपेन में अफ़गानिस्तान में जो पोलियो की कवरेज थी वो 61% थी, 61% के करीब उन्होंने बच्चे अपने कवर किए थे। क्योंकि मैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो मैं फोकल पर्सन भी हूँ ये साउदर्न अफ़गानिस्तान के साथ और बलूचिस्तान का, तो उनकी कवरेज ठीक नहीं है क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में जो मोड है कैंपेन की वो मास्क टू मास्क है, हाउस टू हाउस नहीं है। अच्छा। वो मस्जिद में बच्चों को बुला के वहाँ कतरे देते हैं। तो एज सच अब हमारे लिए सबसे बड़ा इशू अफ़गानिस्तान है। इसको हम बलूचिस्तान के साथ उसको कहते हैं सौदर्न कॉरिडोर। सौदर्न कॉरिडोर दोनों जो बलूचिस्तान और ये अफ़गानिस्तान के जो कंधार ब्लॉक है आलमोस्ट इसमें एक ही वायरस मूव करता रहता है क्योंकि पॉपुलेशन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे पास दूसरा इशू है वो कुछ फैमिलीज़ ऐसे हैं कि वो इनकारी होते हैं पोलियो कैंपेन में। अभी भी इस वक्त भी मतलब अलमिया ये है कि कुछ फैमिलीज़ इनकारी होते हैं और पोलियो वायरस को जैसे आपने अपने वीडियो में भी दिखाया कि वो अंतड़ियों में उसकी अफजाइश होती है और वहाँ से इनके नंबर बढ़ जाते हैं और ये फिर बच्चों को इन्फेक्ट करती रहती है और पैरालाइज करती है। जब तक हम हर कैंपेन में हर बच्चे को बार बार कतरे नहीं देंगे तो ये इसी तरह होता है। बड़ा अहम मामला है ये और बहुत संगीन है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर आफ्ताब साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया और अहम चैलेंजेस से आगाह। उम्मीद के साथ कि आप सब तक ये पैगाम पहुंचा होगा और आपको लाजमी पोलियो की टीम को इनकार नहीं करना और ये 2 कतरे अपने बच्चों को पिलाने। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।